नमस्कार। आज हम पब्लिक फाइनेंस या राजस्व के पेपर में सार्वजनिक व्यय के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक व्यय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साधारण शब्दों में सार्वजनिक व्यय का अर्थ सरकार की देखभाल और सामाजिक कल्याण के कार्यों को संपन्न करने के लिए किए गए व्यय हैं। या फिर हम कहें तो सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय सार्वजनिक प्राधिकरणों अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले उस व्यय से है जिन्हें वे लोगों की उन सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु करते हैं जिन्हें लोग व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। यह व्यय नागरिकों की सुरक्षा और उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। सार्वजनिक व्यय संसद और अन्य स्वतंत्र निकायों के सार्वजनिक व्यय के निर्णय को दिखाता है। इसे सरकार द्वारा गत वर्ष में किए गए व्ययों के आधार पर मापा जाता है। सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य क्या होते हैं? सार्वजनिक व्यय केवल एक वित्तीय कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि इसके कई सामाजिक लक्ष्य होते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को सामान्य गतिविधियों में बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने लेज़र फेरे अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। सरकार एक ऐसा माध्यम है जो राजनीतिक संगठन को उचित रूप से रख सकती है, परंतु सन 1930 के पश्चात जेएम कीन्स ने आर्थिक विचारों में क्रांति ला दी। कीन्स और उसके बाद के अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि कुछ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उन्होंने बताया कि आय उत्पादन और रोजगार में कमी को या मंदी को दूर करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी होता है, और सरकार को इस हेतु प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाना ज़रूरी होता है, जिससे कि सार्वजनिक व्यय की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के लक्ष्यों को दो भागों में बांटा: बाहरी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध मानवीय सुरक्षा, और समुदाय के अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन। प्रोफेसर मसग्रेव ने एक परिपक्व अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय के कुछ दायित्वों का निर्धारण किया, जैसे संसाधनों के पुनः आवंटन को प्राप्त करना और मार्केट अर्थव्यवस्था की अपूर्णताओं को सीमित करना, संसाधनों की असमानताओं को कम करने के तरीके अपनाना और साधनों का पुनः आवंटन करना, व्यापारिक उतार चढ़ाव को कम करके आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और समुदाय के लाभ के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखना। वर्तमान युग में राज्य कल्याणकारी राज्य होता है जिसमें सरकार को बहुत कार्य करने होते हैं। एडोल्फ वैगनर ने अपने राजकोषीय सिद्धांत में कहा कि सरकार के आकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिससे सरकारी व्यय भी बढ़ता चला जा रहा है। तो उनका जो एडोल्फ वैगनर का जो सामान्य सिद्धांत है उसे हम जानेंगे, वाइजमैन के सिद्धांत को, और पीकॉक और कॉलिन क्लार्क के दिए गए सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम इन सिद्धांतों को जानते हैं। तो एडोल्फ वैगनर एक प्रसिद्ध जर्मन राजकोषीय सिद्धांतवादी थे। उन्होंने विश्वास किया कि अर्थव्यवस्था के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्ष विकास के मध्य एक कार्यात्मक कारण और प्रभाव का संबंध होता है। उनकी पुस्तक लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़ में वे लिखते हैं, विभिन्न देशों और विभिन्न समय की व्यापक तुलना दिखाती है कि प्रगतिशील लोगों के बीच जिनसे हम संबंधित हैं, केंद्रीय स्थानीय दोनों सरकार की कार्यविधियों में नियमित रूप से वृद्धि होती है। यह वृद्धि व्यापक और गहन दोनों तरह की होती है। केंद्रीय और स्थानीय सरकारें निरंतर नए कार्य करती हैं और नए और पुराने कार्यों को ज़्यादा पूर्णता और कुशलता से करती हैं। तो पुराने कार्यों में एक इंटेंसिवली
व्यय को बढ़ाना होता है और एक्सटेंसिव रूप से नए कार्यों को विस्तार देना होता है। तो इसके लिए राज्यों का व्यय निरंतर बढ़ता चला जाता है। वैगनर के अनुसार सरकारी क्षेत्र का सापेक्ष विकास औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक गुण है। उसने न केवल ब्रिटेन का उदाहरण दिया जिसने वैगनर से पहले औद्योगिक क्रांति का चरण पूरा कर लिया था, बल्कि अपने समकालीन फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की औद्योगिक क्रांतियों का भी उदाहरण दिया। वैगनर की बढ़ती हुई राज्य गतिविधियों की परिकल्पना के अनुसार औद्योगिक देशों को प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन स्तर में जैसे ही वृद्धि होती है, वैसे ही इन देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप से कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। वैगनर ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा है: आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हेतु किए गए व्यय, सांस्कृतिक और कल्याण, जिनमें स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं, पर किए गए व्यय। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में बाह्य सुरक्षा में व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि राज्य की प्रवृत्ति सामान्य अतिक्रमण से, युद्ध से बचाव और उत्तम हथियारों का प्रयोग करने की होती है। इसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा में पर व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि आर्थिक इकाइयों और शहरी लोगों के मध्य टकराव से वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो सामाजिक क्रियाकलापों में लगातार विस्तार होता जाता है। वैगनर ने स्वीकार किया है कि सामाजिक गतिविधियों में लगातार विस्तार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मूल कारण है। भूतकाल में सरकार के कार्य बाह्य सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून के रख रखाव तक सीमित थे, परंतु आधुनिक और परिवर्तनशील युग में इस पुरानी विचारधारा में बदलाव आया और सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने लगी है। इसके अतिरिक्त वे व्यापारिक उतार चढ़ाव को कम करने और देश में पूर्ण रोजगार के लिए भी कार्य करने लगी है। इस प्रकार राज्य के कार्यों में वृद्धि से उनकी निरपेक्ष और सापेक्ष आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। युद्ध और युद्ध की तैयारी के लिए वर्तमान शताब्दी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। कुल व्यय का आधा भाग राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होता है। युद्ध और युद्ध संबंधी अफवाहें देशों को हर समय युद्ध में तैयार रहने के लिए बाध्य करती हैं। अतः सैनिक वस्तुओं की प्राप्ति इतनी तेज़ी से हो रही है कि वर्तमान समय में सबसे अधिक खर्चीला कार्य यह बन गया है। जनसंख्या में वृद्धि और नगरीकरण के कारण भी सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है। शहरीकरण की प्रक्रिया से इस प्रकार के व्यय में वृद्धि होती है जिससे जीवन और संपत्ति का संरक्षण हो। यह सरकार पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालती है। सरकार खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि, अस्पतालों का निर्माण और रखरखाव, शिक्षा और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक समाज ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं, जहाँ उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ज़्यादा राशि की आवश्यकता होती है। विश्व की मंदी जो 1929 से 33 के बीच हुई, उस मंदी ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर कर दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्रियाकलाप बढ़ गए। अतः आधुनिक सरकार की निवेश गतिविधियां सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए एक और कारण पैदा करती हैं। स्वतंत्रता के बाद से सार्वजनिक स्तर पर मूल्यों में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए समान रूप से भागीदार है। मूल्यों में वृद्धि के दो प्रभाव होते हैं। पहला, सरकार को उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऊंचे मूल्य प्रदान करने पड़ते हैं जो वह खरीदती है। दूसरा, उसे अपने बढ़ते हुए व्यय के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय स्वयं में मूल्यों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटक बन जाता है। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने में प्रजातांत्रिक संस्थान प्रत्यक्ष घटक नहीं है, परंतु यह इस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाना पड़ता है और यह केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों के संसद और विधान मंडलों पर भी व्यय करता है। इसके अतिरिक्त इसे संपूर्ण संसार के साथ राजनीतिक संबंध और मैत्री संबंध बनाने होते हैं।
इस संदर्भ में यह नोट करना ज़रूरी है कि विकसित देशों ने अल्पविकसित देशों की स्थिति को समझा और इन देशों के लिए अपने संसाधनों का आवंटन भी आरंभ किया। अतः 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण घटक बना। आजकल सभी देशों की सरकारें आर्थिक योजनाएं अपनाती हैं जिससे देशों का आर्थिक विकास हो सके। इसके कारण भी व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जीवन की आधुनिक उलझनें और बढ़ती हुई जटिलताएं सरकार को साधारण जनता के हित में बहुत से गुणात्मक और संख्यात्मक कार्य करने पर विवश करती हैं, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की भी भूमिका निजी संगठनों की तुलना में इसका व्यय बढ़ाती है। व्यक्तिगत निजी संगठन सदैव अधिकतम लाभ देखते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र देश का सामाजिक हित देखते हैं। इस सिद्धांत की पीकॉक और वाइजमैन जैसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। ये बोलते हैं कि इसमें अंतर अनुशासनीय संबंधों की कमी है। इसमें अंतर अनुशासनीय प्रक्रिया की चर्चा है, किंतु इसके विश्लेषणात्मक ढांचे में अनिवार्य अंतर अनुशासनीय संबंधों की कमी है या इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप की कमी है। अन्य विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सार्वजनिक व्यय के किसी सिद्धांत में शामिल होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांतों में समाज के सांस्कृतिक गुणों पर विचार किया जाना चाहिए। अतः यह वैगनर द्वारा वर्णित आकस्मिक स्थितियों पर विचार करती है जो कि औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के दौरान बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्राथमिक निर्धारकों का निर्माण करती है। यह विश्लेषण व्यापक नहीं है और इसमें पश्चिमी देशों को यह स्वीकार्य नहीं है और युद्ध के प्रभावों पर ध्यान नहीं देता है। हम अब पीकॉक वाइजमैन की परिकल्पना की बात करते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की है परिकल्पना 1890 से 1955 की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यय के अध्ययन पर पीकॉक और वाइजमैन द्वारा दी गई। यह सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति में समय अवधि पर जोर डालता है और इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एक लगातार तथा एक ही रफ्तार से होने वाली वृद्धि नहीं है, बल्कि यह चरणों में होने वाली वृद्धि है। विभिन्न चरणों के दौरान कुछ सामाजिक अथवा अन्य अड़चनें आती हैं जो कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि वर्तमान सार्वजनिक राजस्व इस स्थिति से निपट नहीं पाता। इस परिकल्पना में 3 अलग अलग धारणाएं हैं। पहला विस्थापन प्रभाव या डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दूसरा निरीक्षण प्रभाव या इंस्पेक्शन इफेक्ट और तीसरा एकाग्रता प्रभाव या कंसंट्रेशन इफेक्ट। पीकॉक व वाइजमैन ने पाया कि ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक क्षेत्र का संदर्भित विकास टुकड़ों में हुआ, न कि लगातार। सरकार की राजकोषीय गतिविधियां 70 वर्षों की अवधि में उच्च स्तर पर धीरे धीरे बढ़ीं। कर और व्यय में ज़्यादातर वृद्धि मुख्य सामाजिक कठिनाइयों के दौरान हुई। इसने विस्थापन प्रभाव को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा भूतकाल का नीचा कर और व्यय नए स्तर और ऊंचे बजट स्तर में स्थानांतरित हो गया। सामाजिक कठिनाइयों की समाप्ति के पश्चात कर सहने की नई शक्ति ने समाज को यह बोध करवाया कि वे पहले से ज़्यादा सार्वजनिक व्यय में असमर्थ हैं। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय और राजस्व का एक नया स्तर स्थापित हो गया, जब तक कि कोई अन्य कठिनाई आकर विस्थापन प्रभाव का कारण नहीं बनी। इस प्रकार सामाजिक जटिलता की समाप्ति पर कोई भी मजबूत प्रेरणा ऐसी नहीं थी जो समाज को पुराने कर के निम्न स्तर पर वापस आने के लिए बाध्य करें। उच्चतर राजस्व का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चतर आवंटन को स्थायी बनाने हेतु किया गया। जैसे आजकल आप देख रहे हो, कोरोना काल में जो माइग्रेंट लेबरर्स या प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार द्वारा दिया गया। तो यह एकाएक जो होने वाली वृद्धि थी।
इस प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यय के नए उच्चतर स्तर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक जटिलता द्वारा उत्पन्न स्थिति में जारी रहता है। इस प्रकार बढ़ा हुआ व्यय आंशिक रूप से सामाजिक कठिनाई का परिणाम है, जबकि अन्य व्यय समाज की नई आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। जैसे सामाजिक कठिनाइयाँ लोगों और उनकी सरकारों पर उन समस्याओं के हल ढूंढने के लिए जोर डालते हैं जिनकी पहले अवहेलना हुई थी। इसे निरीक्षण प्रभाव के या इंस्पेक्शन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पीकॉक और वाइसमैन ने एकाग्रता प्रभाव का भी वर्णन किया है, जिसे हम कंसंट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, जो समाज के आर्थिक विकास के समय उभरने वाली उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो केंद्र सरकार को राज्य और स्थानीय सरकारों की तुलना में तीव्र आर्थिक गतिविधियों हेतु प्रवृत्त करती है। वास्तव में एकाग्रता प्रभाव देश के राजनैतिक ढांचे के से निकटता से संबंधित है। इस प्रकार पीकॉक और वाइसमैन का सरकारी व्यय सिद्धांत वैगनर की परिकल्पना से अधिक सही है। यह कोई आर्थिक नियम अथवा सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि औद्योगिक ढांचे की विकास पद्धति के कुछ गुणों की चर्चा करता है। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक रूप से विकास और ढांचागत परिवर्तन का दौर आता है, जो सार्वजनिक व्यय में लगातार और व्यवस्थित वृद्धि का कारण होता है। इसी प्रकार शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, उसके साथ जुड़े सरकार के कर्तव्य सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार यह परिकल्पना एक विशेष प्रवृत्ति का वर्णन है और कार्य के सभी संबंधित कारणों को अलग नहीं करता। इसके बाद हम कॉलिन क्लार्क की परिकल्पना की बात करें तो कॉलिन क्लार्क ने पब्लिक फाइनेंस एंड चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी में सार्वजनिक व्यय के विकास पर एक अन्य परिकल्पना दी। उसने इसे कर वहन करने की आलोचनात्मक सीमा का नाम दिया। कॉलिन क्लार्क ने पश्चिमी देशों के अंतर्युद्ध से अनुभव सिद्ध आंकड़े एकत्र किए। उसके विचार में जब अर्थव्यवस्था की कुल आर्थिक गतिविधियों में 25% से अधिक सरकार का अंश हो जाता है, तब संतुलित बजट में भी मुद्रास्फीति होने लगती है। जब सरकार का अंश कुल आर्थिक गतिविधियों के 25% तक पहुंचता है तो समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। लोग कम उत्पादन करते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन इस तथ्य द्वारा प्रभावित होता है कि अतिरिक्त आय का बढ़ता हुआ अनुपात प्रगतिशील कर प्रणाली में करों के रूप में भुगतान किया जाएगा। लोग बढ़ते हुए वित्तीय सरकारी व्यय के स्फीतिकारक साधनों के प्रति कम प्रतिरोधक हो जाते हैं, जिससे कुल पूर्ति में कमी आती है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई क्रय क्षमता से कुल समग्र मांग में वृद्धि होती है। संसाधनों के उच्च रोजगार की स्थिति के अंतर्गत मांग और पूर्ति के असंतुलन का परिणाम कीमतों की वृद्धि के रूप में होता है। इस प्रकार व्यवसायी समुदाय में कॉलिन क्लार्क की परिकल्पना का स्वागत हुआ, जबकि शैक्षणिक समुदाय में किसी प्रकार से प्रशंसा इसे नहीं मिल सकी। इसका मूल कारण इसकी निर्धारित सीमा 25% का चुनाव था, जबकि अनुभव सिद्ध तथ्य यह बताते हैं कि बहुत से देशों ने गत वर्षों में इस सीमा का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त बजट गतिविधियों भी मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोक व्यय किस प्रकार से किया जाएगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि विकास, शहरीकरण, सरकार का प्रजातांत्रिक और समाजवादी ढांचा, ग्रामीण विकास योजनाएं, औद्योगिक विकास, जनसंख्या में वृद्धि, यातायात और संचार में वृद्धि, व्यापार उतार चढ़ाव पे रोक के लिए और सरकार द्वारा नियोजन को अपनाना, मूल्य स्तर में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पारस्परिक कार्यों का विस्तार और सामाजिक प्रगति और त्रुटिपूर्ण प्रशासन, सरकारी कार्यों में फिजूल खर्ची और बर्बादी इत्यादि।